ममता बनर्जी के सिर पर रॉड से वार हुआ। खून से लथपथ ममता को देख डॉक्टर को भी लगा कि वो अब बचेंगी नहीं। लेकिन ममता ना सिर्फ जिंदा बच गई, बल्कि एक ऐसा नया जन्म लिया कि बंगाल में ममता दीदी का जादू आज 15 साल से छाया हुआ है। आजादी के बाद अब तक बंगाल में सिर्फ 3 पार्टियां सत्ता में आई हैं। कांग्रेस ने करीब 20 साल बंगाल में राज किया, लेफ्ट ने 34 साल और ममता की टीएमसी पिछले 15 साल से बंगाल पर राज कर रही है। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एक ही सरकार बंगाल पर इतने लंबे समय तक राज करती रहे। दरअसल बंगाल में ये एक पैटर्न रहा है। बंगाल में जो एक बार सत्ता में आ गया वो लंबे समय तक कहीं जाने वाला नहीं है। जैसे बंगाली रसगुल्ले की चाशनी कपड़ों पर गिर जाए तो जल्दी छूटती नहीं है, वैसे ही बंगाल में एक बार जो सरकार में आता है सालों तक टिक जाता है। अब कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी के बाद क्या बंगाल में अब बीजेपी की बारी है? इसके कितने चांसेस हो सकते हैं आपको आगे समझाते हैं। उससे पहले आपको ममता से जुड़ी दिलचस्प कहानी जानना बहुत जरूरी है। आखिर ममता को बंगाल ने दीदी वाला दर्जा कैसे दे दिया? क्यों आज तक ममता को सत्ता से कोई हिला नहीं पा रहा है? तो साल 1990 अगस्त का महीना था। पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की लेफ्ट सरकार थी, जिसने बस किराया बढ़ा दिया था। जनता में नाराजगी बढ़ी, लोग सड़कों पर उतर आए। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ गईं और 3 लोगों की भी जान चली गई। फिर असली बवाल मचा जब इसके विरोध में कांग्रेस ने बंद बुला लिया और दक्षिण कोलकाता के हाजरा इलाके से एक बड़ा मार्च निकालने की जिम्मेदारी दी गई एक युवा नेता को, जिसका नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने अपनी किताब माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में भी लिखा है कि हाजरा में पहले से सीपीआईएम के कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा, हमला हो गया। सबसे पहला वार लालू आलम ने उनके सिर पर लोहे की रॉड से किया। ममता खून में लथपथ हो गई। फिर लगातार कई हमले हुए। जब होश आया तो वो अस्पताल में थी। डॉक्टरों को लग रहा था कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन ममता बच गईं। और फिर कुछ ही दिनों बाद वही ममता सिर पर पट्टियां, ऊपर से कपड़ा बांधे फिर रैलियों में नजर आईं। यही वो तस्वीर थी जिसने बंगाल की राजनीति में एक नई दीदी को जन्म दे दिया। बंगाल के लोगों ने ममता दीदी को अपना मसीहा मान लिया और आज तक ममता के नाम से ये दीदी जुड़ा हुआ है। फिर आया वो दौर जब ममता का ऐसा जादू चला कि आज भी फीका नहीं पड़ पाया है। तो घायल हुई घटना के करीब 8 साल बाद ममता ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी। फिर आया साल 2011 और 34 साल से सत्ता में बैठी लेफ्ट सरकार को ममता ने उखाड़ फेंका और तब से लेकर आज तक बंगाल की सत्ता पर ममता बनर्जी का राज है। अब सवाल कि क्या ये मुमकिन है कि अब कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी के बाद बीजेपी की बारी है? बंगाल पर बीजेपी का राज होने वाला है। तो इसके लिए आपके लिए समझना जरूरी है कि 2016 में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थीं, लेकिन 2021 में बड़ा उछाल हुआ और 77 सीटें हो गईं। बीजेपी का वोट शेयर 10% से बढ़कर सीधा 38% तक पहुंच गया। अब ये इतनी ऊंची छलांग कैसे लगी? तो बीजेपी को 5 चीजें काम आई। लेफ्ट कांग्रेस का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना, हिंदुत्व कार्ड, मतुआ समुदाय को सीएए का वादा करना, आरएसएस का जमीनी नेटवर्क और शुवेंदु अधिकारी जैसे टीएमसी के बड़े नेताओं का पार्टी में शामिल हो जाना। शुवेंदु अधिकारी जो कभी ममता के सबसे करीबी थे, 2020 में उन्होंने पार्टी छोड़कर बड़ा झटका दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। टीएमसी ने तब उन्हें मीर जाफर कहकर तंज कस डाला था। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने सीधे उनके गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला था। इस पर शुवेंदु ने भी बड़ा चैलेंज दे डाला था कि अगर 50,000 वोटों से नहीं हराया तो राजनीति छोड़ देंगे। फिर आया चुनाव नतीजों वाला दिन। वोटों की गिनती हुई। 16वें राउंड तक ममता 800 वोट से आगे थी, लेकिन 17वें राउंड में पासा पलट गया। शुवेंदु 1900 कुछ वोटों से जीत गए।
ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सीटिंग सीएम ने अपनी सीट गंवा दी और ममता के लिए ये बड़ा झटका था। बाद में ममता के लिए दूसरी सीट खाली कराई गई और तब जाकर ममता मुख्यमंत्री बनी। अब 2026 में भी जंग दिलचस्प बन गई है, क्योंकि शुवेंदु अब ममता के गढ़ भवानीपुर से मैदान में उतर आए हैं। अब बीजेपी का इस चुनाव को लेकर गणित सीधा है। 2021 में बीजेपी ने कुल 294 में से 77 सीटें जीती थी। इसी के साथ 75 सीटें सिर्फ 10% से कम मार्जिन से हार गई थी। 2026 में इस बार बीजेपी अगर टीएमसी के 5% वोट शेयर भी अपने पाले में कर ले तो मोटे मोटे 152 सीटें जीत सकती है, यानी बहुमत के आंकड़े 148 सीटों से 4 ज्यादा। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है, रास्ता उतना आसान नहीं है। जमीन की सच्चाई काफी अलग है। चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी बताया कि 2021 के बाद बीजेपी की पकड़ बेहद कमजोर हुई है और 2026 में सरकार बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। उनका तो ये भी कहना है कि एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने के बावजूद बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। अब जाहिर है कि यही वजह है कि बंगाल में एसआईआर वाला विवाद क्यों गरमाया। ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बीजेपी की मिली भगत के लगातार दावे किए और साफ बताया कि बीजेपी ममता के वोट कम करना चाहती है, जानबूझकर बड़ी मात्रा में सही लोगों के वोट काट रही है। साथ ही ममता की पार्टी ने आरोप लगाया कि भारी मात्रा में नए वोटर जोड़े जा रहे हैं, जिनकी जानकारी भी नहीं दी गई है कि ये नए जोड़े गए वोटर है कौन। लेकिन एक बात आपके लिए यहाँ ये जानना जरूरी है कि बीजेपी ने शायद ये सोचा होगा कि एसआईआर से उसको फायदा मिल जाएगा, लेकिन ये उल्टा उसके लिए मुसीबत बन गया है। बंगाल में अब लड़ाई एसआईआर और एंटी इनकम्बेंसी के बीच रह गई है। दरअसल बंगाल में एसआईआर के तहत कुल मिलाकर 90 लाख के आसपास लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटे हुए हैं, जिससे काफी अफरा तफरी है, लोगों में गुस्सा और काफी डर है। इसके अलावा एक और खबर ने सनसनी फैला दी कि अचानक वोटर लिस्ट में 7 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए हैं, जिनकी जानकारी भी नहीं दी गई है कि ये लोग हैं कौन। जिस पर ममता की पार्टी ने साफ कहा कि बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है और चुनाव आयोग इसमें साफ तौर पर उसकी मदद कर रहा है। वहीं एक और बड़ी बात ये भी है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से 2550 सीआरपीएफ की कंपनियां लगाई गई हैं, यानी लगभग 2 लाख जवान तैनात किए गए हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बन रहा है। ऐसे हालात बन गए हैं जैसे कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में कोई युद्ध हो रहा हो। इसे लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बड़ा आरोप लगाते हुए ये कह डाला कि गृह मंत्रालय कश्मीर और मणिपुर जैसे संवेदनशील इलाकों से सेना हटाकर बंगाल में तैनात कर रहा है। महुआ मोइत्रा बोल पड़ी कि बीजेपी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल पर मिलिट्री स्टाइल में कब्जा करने का प्लान बनाने के लिए सेना के शीर्ष अधिकारियों को बुलाया है। अब इस सब के मद्देनजर बंगाल में एसआईआर और एंटी इनकम्बेंसी के बीच बनी हुई जंग में अब साफ दिख रहा है कि एसआईआर वाला मामला एंटी इनकम्बेंसी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर जो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती थी, उस लहर को इस एसआईआर मामले ने दबा दिया है। लोगों में अब बड़ा बदलाव दिख रहा है कि अब उनमें चिंता सत्ता बदलने की बजाय अपने अधिकार छीनने की बढ़ गई है और ये चीज ममता को और ताकतवर बना रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट सुमन भट्टाचार्य कहते हैं कि बंगाल के लोग बेहद वफादार होते हैं, एक बार पसंद कर लिया तो लंबे समय तक जिताते हैं। अगर बीजेपी एक बार ध्रुवीकरण में सफल हो गई तो अगले 15 से 20 साल तक वो जीतती रह सकती है, लेकिन ये अगर बहुत बड़ा है, क्योंकि बंगाल में हर जीतने वाली पार्टी की 5 खूबियां रही हैं: मजबूत कैडर, बंगाली अस्मिता का नैरेटिव, एक करिश्माई चेहरा, सटीक वोट बैंक और बिखरा हुआ विपक्ष। अब बीजेपी के पास अभी इनमें से कुछ तो है, लेकिन कुछ नहीं है।
सुवेंदु जैसा चेहरा है, आरएसएस का नेटवर्क है, हिंदुत्व का नैरेटिव है, लेकिन गहरा जमीनी कैडर अभी भी टीएमसी के मुकाबले बहुत कमजोर है। बंगाली अस्मिता का नैरेटिव अभी भी ममता के पास है और ममता खुद एक ऐसा पर्सनैलिटी कल्ट है जिसका कोई विकल्प बीजेपी के पास नहीं है। और ऐसा दिख रहा है कि जब तक बीजेपी के पास ये खूबियां अधूरी हैं, तब तक बंगाल ममता दीदी को छोड़कर उसे सत्ता की चाबी दे दे ये मुमकिन नहीं है। उधर ममता का तो दावा है कि बीजेपी बंगाल में तो सरकार बना ही नहीं पाएगी, लेकिन साथ ही दिल्ली की सत्ता यानी केंद्र की सत्ता से भी बाहर होने वाली है। ममता का दावा है कि साल 2026 में ही बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से भी बाहर कर देंगे। अब फिलहाल सबकी निगाहें 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे वाले दिन पर टिक गई हैं।